हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बड़े होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है एक तरफ से जनजाति और एक तरफ से चल रहा है हमारा उत्तराखंड की हिस्ट्री, है ना। तो जनजातियों में जो है वो थारू जनजाति में कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्रांतिका का एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बताया था उसने कि और साल में वो 4 टाइप के त्योहार मनाते हैं। एक्स्ट्रा आप चाहें तो उस कमेंट को पढ़ करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। धुरिया वगैरह हो गए जो 4 टाइप के पूरे साल भर में वो हर महीने में कुछ त्योहार मनाते हैं, तो वो भी आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं उसको बताना भूल गई, है ना। तो चलिए फिर आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं आज दूसरी जनजाति हम पढ़ लेते हैं कि आज दूसरी जनजाति कौन होगी। तो देखिए आज पढ़ लेते हैं हम जौनसारी, है ना। थारू तो हम पढ़ चुके हैं, तो आज दूसरी जनजाति देख लेते हैं हम। दूसरी जनजाति, और वो है हमारी जनजाति, और ये है जौनसारी, है ना। जौनसारी। एक या दो क्वेश्चन आपका निश्चित होता है जनजातियों से, तो आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें। और जो पॉइंट मेरे से मिस हो सकता है और आपको पता है, तो जैसे क्रांतिका ने बताया था आप वैसे ही बता सकते हो, है ना। तो देखिए अगर अगर बोलेगा कि जो अभी तक आपने पढ़ी है कौन सी जनजाति, थारू पढ़ी है। थारू हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी जनजाति है, बिल्कुल है। लेकिन थारू ओवरऑल में है, मतलब जो पूरी 5 है, गढ़वाल और कुमाऊं में सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है ना। तो कौन हो जाती है? थारू। थारू जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को मिला करके हो जाती। लेकिन पर्टिकुलर अगर आपको पूछेगा कि गढ़वाल की, है ना, गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति सिर्फ गढ़वाल कुम, क्योंकि थारू लोग आपको पता है यूएसएन में पढ़ते हैं, उधम सिंह नगर के खटीमा किच्छा इन जगह पे पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए गढ़वाल की जो सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी वो यही हो जाएगी। लेकिन सेकंड बिगेस्ट बोलेगा टोटल ओवरऑल में, तब आपका क्या हो जाएगा? तब आपका जौनसारी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आपसे गढ़वाल की पूछ रहा है तो फर्स्ट हो जाएगा। समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। 5 जनजातियां हैं, 5 जनजातियों में सबसे बड़ी कौन है? थारू, है ना। थारू है। और एक है गढ़वाल मंडल, एक है कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी, और कुमाऊं मंडल की अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जनजाति है थारू। लेकिन थारू जो कुमाऊं की है वो पर्टिकुलर कुमाऊं की नहीं होकर के पूरे ओवरऑल में हो जाती है। तो ये दोनों में हो जाएगी। कौन? थारू। और गढ़वाल की कौन हो जाएगी? आपकी जौनसारी हो जाएगी। होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति, तब आपका कौन हो जाएगा? कौन? जौनसारी। अगर आपसे पूछ रहा है कि दूसरी जनजाति सबसे बड़ी कौन सी है, तब भी जौनसारी हो जाएगा। फर्स्ट बोलेगा तो हमेशा ही थारू होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और जनसंख्या अगर आप इसकी देखोगे तो कितनी है टोटल इनकी? 88664। ये डाटा अलग अलग किताबों में अलग अलग है, बट अगर आप एवरेज वेवरेज निकाल के देखोगे तो मोस्टली आपको यही मिलेगा। तो इतनी इनकी मतलब क्या है? पॉपुलेशन है, इतनी इनकी क्या है? जनसंख्या है। और अपने आप को ये स्वयं पांडवों का वंशज मानते हैं। तो स्वयं को ये क्या मानते हैं? पांडवों का वंशज, पांडवों का वंशज मानते हैं ये, है ना, पांडवों का वंशज। तो ये एक बात हो गई, है ना। तो ये पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, और ये आपको याद भी करना। हालांकि जनसंख्या इतना डेप्थ आपसे नहीं पूछ सकता है, लेकिन फिर भी कोई मूड का भरोसा नहीं है, आपसे पूछ भी सकता है। इंडो आर्यन परिवार की ये जनजाति है। हिंदी में हम परिवार पढ़ ही रहे हैं हिंदी के, तो इंडो आर्यन जो परिवार है ना, इंडो आर्यन उसकी है ये। तो मान लो और का चयन करेगा तो आपसे होप कि आपको एक सेकंड जस्ट वेट, मैं चेक कर लेती हूँ वहां तक आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो पांडवों का जो है इसे वंशज, मतलब इनको, इन्होंने अपने आप को पांडवों का वंशज माना है। और इंडो आर्यन परिवार की जो है ये क्या है? मतलब भाषा है, ठीक है। इंडो आर्यन परिवार की ये जनजाति है, भाषा नहीं। मुझे हिंदी वाला याद आ रहा है, ये है ना। दूसरा पॉइंट है कि ये पितृ सतात्मक है। पेट्रियोटिक होता है ना, तो ये है पितृ सतात्मक। पितृ सतात्मक, ये क्या दिक्कत है इसको? ये है पितृ सतात्मक। जैसे थारू में क्या था? मातृ सतात्मक था, मतलब महिलाओं को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी थारू में। लेकिन जौनसारी में क्या है? पितृ सतात्मक है, मतलब पुरुषों को ज्यादा क्या है दी जाती होगी, क्या? प्रायोरिटी। और इनके मुखिया जो होता है परिवार का, उसे क्या कहा जाता है? सयाना।
तो ये भी एक बात हो गई। जो मुखिया होगा उसे क्या कहा जाएगा, सायाना कहा जाएगा। तो यहाँ तक हो गया होगा आपको क्लियर कि जौनसारी जो है वो गढ़वाल की फर्स्ट सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। ओवरऑल में पूछेगा तो सेकंड हो जाएगी, फर्स्ट आपकी थारू हो जाएगी। अगर इनकी जनसंख्या देखें तो 8866 और आपका 4 हो जाएगा। अगर परिवार पूछेगा कि किस परिवार से है ये, तो इंडो आर्यन परिवार से, मतलब जनजातीय समूह है, स्वयं को पांडव का वंशज मानते हैं, पितृसत्तात्मक समाज है, और पितृ का मतलब जो परिवार का मुखिया उसे क्या कहा जाता है, सयाना कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको होप के क्लियर हो गया है ना। और अब कहाँ कहाँ रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे थारू तो हमने पढ़ा था, मूल निवास उनका क्या है, उधम सिंह नगर में ही है। उधम सिंह नगर के अलग अलग एरिया में रहते हैं, थोड़ा बहुत नैनीताल के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो राज्य का पश्चिमी भाग, यानी कि राज्य का पश्चिमी भाग कौन होगा, राज्य का पश्चिमी भाग, तो ये तो यही है, मतलब देहरादून वाला, है ना। तो मुख्य रूप से पश्चिमी भाग, जिसे हम जौनसार भाबर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जौनसार भाबर, पश्चिमी भाग, जिसको क्या कहते हैं, जौनसार भाबर, क्या बोलते हैं, जौनसार बाबर, है ना। भाबर, बाबर नहीं, बाबर तो इतिहास में आया था, है ना, बाबर इतिहास में आया था, फिर बाबरा आया, फिर बाबरा के बाद पूरा वंश ही चल रहा था। बाबरा के बाद हुमायूं आया, हुमायूं, अकबर, ये सब चलता रहे, है ना। और हमारे इधर के राजाओं ने बाबरा को बुलाया था, बाबरा खुद से नहीं आया था, इधर वाले ही लोग थे बाबरा को बुलाने के। उन्हें लगा आपस में बनी नहीं, बाबरा क्या है, आएगा दूसरे वाले को मार देगा। बाबरा जब आया उसने दोनों को मारा, जिसने बुलाया था उसको भी मारा, खुद शासन कर लिया, है ना। खैर ये होता ही है। चलिए आगे देखते हैं। जौनसार भाबर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलेगा। और कहाँ कहाँ, आराकोट उत्तरकाशी में पड़ती है एक जगह मुख्य रूप से, है ना। आराकोट, एक आरारोट होता है ना, कुछ होता है वो गाढ़ा करने के लिए, क्या खाना खूना, ग्रेवी वगैरह शायद होता है अरारोट, मैंने सुना है, और ये सुना नहीं है, मैंने बहुत बार देखा भी है डालते हुए। आराकोट क्या है, उत्तरकाशी में है। और दूसरा क्या पड़ेगा, ये जौनपुर, एक एरिया पड़ता है जौनपुर, जो टिहरी में है, वहां पर भी ये ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे क्या, ये होते हैं, है ना। तो इन दो एरिया में मुख्य रूप से पाए जाएंगे जौनसार, मतलब जौनपुर टिहरी में, और आराकोट उत्तरकाशी में ये मिलेंगे। देहरादून के चक्राता, कालसी व त्यूनी तहसील, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए देहरादून का, क्योंकि देहरादून में ही पड़ता है चक्राता, है ना, चक्राता हो गया, त्यूनी हो गया, तहसील है, त्यूनी हो गया आपका, और आपका एक है कालसी। यहाँ भी ये मतलब होते हैं, यहाँ तक भी ये बसे हुए हैं, को ही जौनसार भाबर कहा जाता है। तो जो ये तीन है, मतलब जो देहरादून का, कालसी, चक्राता और त्यूनी तहसील है ना, देहरादून का, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना कि ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जौनसार भाबर के एरिया में पाए जाते हैं ना। तो ये इन तीनों को, जो ये तहसील है किसकी, देहरादून की, इनको ही मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, जौनसार भाबर कहा जाता है, जौनसार भाबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। इन तीन तहसील, चक्राता, त्यूनी और कालसी, तो इनको ही कहा जाता है। जौनसार भाबर को 1829 में चक्राता तहसील में शामिल कर दिया गया। तो जौनसार भाबर को कब, 1829 में चक्राता तहसील में शामिल कर दिया गया। तो ये भी एक बात हो गई, जौनसार भाबर को 1829 में चक्राता तहसील में शामिल कर दिया गया। पहले जो था ये, दूसरा स्लाइड ले ले, ज्यादा बढ़िया होगा। जो ये देखिए, जो था चक्राता, ये देहरादून की तहसील है, चक्राता हो गया, और आपका त्यूनी हो गया, और कालसी, चक्राता और कालसी, ठीक है। तो अभी तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये देहरादून की क्या है, तहसील है, यही तो पढ़ रहे हैं, देहरादून की ये क्या है, तहसील है, देहरादून की तहसील है, यही पढ़ रहे हैं। लेकिन ये पहले तहसील है, ये पहले, अब इनको चक्राता तहसील में, मतलब देहरादून की तहसील बना दिया गया। पहले कहाँ थे, जौनसार भाबर, मतलब ये पूरा का पूरा जो जौनसार भाबर था, ये यानी कि जो ये तीन तहसीलें थी, ये कहाँ थी पहले, तो ये थी पहले पंजाब के सिरमौर जिले में शामिल थी, हमारी नहीं थी, मतलब देहरादून की नहीं थी, ये कहाँ की थी, पंजाब के सिरमौर की, पंजाब के सिरमौर की, ठीक है, सिरमौर की, फिर सिरमौर की, फिर 1829 में इनको
चक्राता तहसील में शामिल कर दिया गया इन सबको। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, मतलब चक्राता तहसील मतलब हम देहरादून में शामिल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जौनसारी देहरादून के 29 खत्ते और कहाँ कहाँ निवास करते हैं, है ना। तो जौनसारी करते हैं 29 खत, 39 खत्ते, खत्ते मतलब पट्टी। जैसे गढ़वाल में आपने देखा होगा हमारे इधर चमोली, पौड़ी, टिहरी वगैरह में पट्टी होती है, तो ऐसे ही इनकी क्या, इनको ये लोग खत्ते बोलते हैं, खत्ते। और 358 गांव में ये निवास करती है, 358 गांव। जैसे थारू किसमें था, 141 गांव में निवास करती थी ना थारू, तो वैसे ही ये कितने में करते हैं, 358 गांव में और 29 खत मतलब पट्टी। जैसे एक पट्टी होती है, जिनको नहीं पता, जैसे एक पूरी पट्टी है, अब इस पट्टी के अंदर छोटे छोटे कई गांव आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही टोटल कितनी पट्टियां हैं, 39 खत्ते, मतलब 39 पट्टियां हैं, और उन 39 पट्टियों में 358 गांव है, जहां पर जौनसार जो है वो क्या कर, जौनसारी मतलब रहते हैं, है ना। तो एक काफी लंबा चौड़ा एरिया हो जाता है। आगे देखते हैं, भाषा देखेंगे इनकी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाषा। तो भाषा क्या हो जाएगी, जौनसारी हो जाएगी, लेकिन कुछ बावरी हिमांचली, जौनसारी तो खुद में भी एक भाषा है कि जौनसारी बोलते हैं कई बार, है ना। हमारे कई दोस्त वगैरह भी हैं जो जौनसारी बोलते हैं, और कुछ कुछ लोग जो है बाबरी हिमांचली बोलते हैं, बाबरी हिमांचली। तो ये एक बात हो गई, है ना, बाबरी हिमांचली भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं, वह देवधारी भाषा भी बोलते हैं, और अगर आप लिखना चाहोगे तो देवधारी भाषा, है ना, भाषा। इन चीजों को पढ़ने में ज्यादा मजा तब आएगा जब हम खुद से इसकी जांच पड़ताल करेंगे, है ना। जैसे आप खुद गए, आपने देखा वो कैसे बोल रहे हैं, कैसी उनकी लैंग्वेज है ना, तब जाकर के आपको कहीं ज्यादा मजा आ जाता है पढ़ने में कि आपने उसको खुद देखा है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, फिर आगे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था इनकी क्या है, सामाजिक व्यवस्था। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था। तो इनका जो पूरा मतलब समाज है, जो पूरे का पूरा समाज है, वो 3 वर्गों में बटा है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बटा है, 3 वर्गों में बटा है। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा आपका खसास, पहला है खसास, है ना। इसमें ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग आते हैं, ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग, इसमें खसास में क्षत्रिय वर्ग। फिर दूसरा है, दूसरा अगर आप देखोगे तो इसमें आते हैं कारीगर, दूसरा वर्ग जो है कारीगर, जिसमें आपके लोहार, बढ़ई ये सब आ जाएंगे, सुनार, बढ़ई, कुमार। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, लोहार, बढ़ई, सुनार, ये सब इसमें आ जाते हैं सेकंड वर्ग में। और तीसरा है खसास हरिजन, तीसरा हो किया था, दिख रहा है, पता चल रहा है, मैं लिखे जा रही हूँ आपको। हाँ, तीसरा है खसास हरिजन, खसास हरिजन, है ना, हरिजन। तो इसमें आते हैं कोल्टा, इसमें आ जाते हैं कोल्टा, मोची, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, ये इसी में आ जाते हैं तीसरे। तो 3 वर्ग है ये 2 इसमें आ जाते हैं, फिर इसमें आ जाते हैं खसास, कारीगर, खसास, हरिजन, है ना। तो ये है, ये 3 वर्ग हैं इनके, ये हमने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी विवाह प्रथा, जहां से क्वेश्चन आता ही है, विवाह प्रथा, है ना, विवाह प्रथा। तो देखिए इनमें जो है पहले बहुपति विवाह होता था। अच्छा, विवाह प्रथा का भी एक पॉइंट है, ये विवाह को विवाह ना बोल करके, अब तो खैर विवाह ही बोलते होंगे, जजोड़ा बोलते हैं, जजोड़ा। ठीक है, तो अब तो विवाह ही बोलते होंगे, लेकिन ठीक है, जो पुराने थोड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जो है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो हमारे वो थे, मतलब वैल्यूज थी, उनको बचा करके रखे। तो विवाह को जजोड़ा कहते हैं। और पहले के टाइम पर इनके बहुपति विवाह होता था, पहले के टाइम पे इनमें बहुपति विवाह होता था, अभी तो नहीं है, अभी तो धीरे धीरे समाज बदल गया है, तो ये बहुपति विवाह नहीं होता है ना। आगे देखते हैं बहुपति विवाह, आज क्या आज बहुपति विवाह है, बिल्कुल नहीं, आज बहुपति विवाह इनमें नहीं होता है। लेकिन आज इनमें 3 प्रकार के विवाह होते हैं, 3 प्रकार की विवाह प्रथा पाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की विवाह प्रथा, है ना। तो देखते हैं कौन कौन से हैं इनमें। इनमें है बेबिकी या बेबाकी, पहला जो है बेबिकी, बेबी की, ऐसे याद रखना,
बेबी की शादी है, ऐसे याद रखना। बेबी की, या बेबी होती ना, बेबी ने खाना खाया वाले, नहीं वो तो बाबू था, सॉरी। बेबाकी, इसी को बेबाकी भी बोलते हैं, बेबाकी, है ना। और इसी को अपहरण विवाह, अपहरण विवाह, खैर अब तो नहीं होता होगा, पहले के टाइम पे मे बी, है ना। तो ये था साधारण पद्धति का ये विवाह होता है, जो पहला वाला है, बिल्कुल सिंपल साधारण, है ना, साधारण। फिर दूसरा है आपका, जो दूसरा प्रकार का विवाह का है, पहली तो बेबी की शादी हो गई, देखते हैं, बेबी की शादी करी आपने और अपहरण भी कर लिया, साधारण तरीके से, साधारण तरीके से करोगे क्योंकि आप इस तरीके से कर रहे हो। दूसरा है याद रखने के लिए, बोई दोदिकी, ये सबको पसंद आता होगा, बोई दोदिकी, दोदिकी, इसको गंधर्व विवाह भी बोलते हैं, गंधर्व मतलब प्रेम विवाह, है ना। ये सबको पसंद आएगा, मतलब सब जगह ही है ये, प्रेम प्यार यार वार दोस्ती, है ना। गंधर्व विवाह है, सगे संबंधियों को इसमें आमंत्रित करते हैं, है ना। भाई ऐसा थोड़ी है कि प्रेम विवाह हो रहा है तो भाग के ही करना पड़ेगा, नॉर्मल भी कर सकते हो आप, घर पे बता दीजिए, घर वाले मान जाते हैं तो बढ़िया है, फिर तो सगे संबंधियों को बुलाओगे ही आप, है ना। अच्छा, तीसरा विवाह है जो बाज दिया, ये अच्छा विवाह माना जाता है इनमें सबसे टॉप का, बाज दिया। अब आप इसको ऐसे याद रखो, बोई दोदी की तो याद ही रहेगा, ये तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बेबी की वाला भी आपको याद ही रहेगा। बाज दिया में बाजे वाजे बजा करके मस्त और अच्छी शादी इनमें कहा जाता है, शान शौकत वाला विवाह बोल सकते हैं, बाजे बज गए ना तो शान शौकत वाला विवाह, ऐसे करके याद रखो, है ना, विवाह। चलिए आगे देखते हैं, विवाह पे ज्यादा फोकस रहता है, किस किस टाइप के विवाह होते हैं, आगे देखते हैं। पहले दहेज प्रथा थी इनमें, और दहेज में गाय देना मतलब जरूरी था। मैंने आपको बोला कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने खुद से, कहते हैं ना, एक जांच पड़ताल नहीं करी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन किताबों में जितना है, गूगल वगैरह में जितना है, वही मैं आपको बता रही हूँ। इनमें कोई ऐसी चीज है जो नहीं है और मैं बोल रही हूँ कि है, तो आप उसको काउंटर कर सकते हो, क्योंकि जो किताबों में है वही मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रही हूँ, खुद से कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप बता सकते हो कि अभी ऐसा नहीं है मैम हमारे यहाँ, अब इसकी बदले ऐसा होता है, तो मुझे भी जानकारी मिल पाएगी, है ना। खैर आगे देखते हैं। तो पहले दहेज प्रथा थी, लेकिन वर्तमान में दहेज, सबसे अच्छी बात क्या है, पहले इनमें दहेज, मैं सोच रही हूँ यही है पैनल, बहुत पीछे है, पहले दहेज प्रथा थी इनमें, और दहेज प्रथा में गाय देते थे, है ना, ये क्या करते थे, गाय देते थे। अब ये क्या कर रहे हैं, दहेज प्रथा ही इनमें नहीं है, तो आप बताना कि दहेज प्रथा है या नहीं है। अविवाहित लड़की को एक क्वेश्चन आया था, PYQ है ये, तो ये जो अविवाहित लड़की है, अविवाहित, उसको ये ध्यानती बोलते हैं, ध्यानती, है ना। और जो विवाहित है उसको क्या बोलते हैं, रयांती, उसको रयांती, उसको रयांती बोलते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तलाक को ये बोलते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है इनके यहाँ तलाक के लिए, जैसे थारू लोग तलाक को उरारी बोलते हैं, ये बोलते हैं उरारी, उरारी कुछ नहीं है, छूट है तुमको, छूट, मोक्ष प्राप्ति, है ना, छूट हो गई। चलिए आगे देखते हैं, वेशभूषा, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, वेशभूषा। तो वेशभूषा देखते हैं क्या क्या है इनमें, वेशभूषा, एक तो ये बहुत परेशान हो रही हूँ मैं इससे, पता नहीं क्या दिक्कत इसमें है ना, पहले ग्रीन करता था, अब पता नहीं ब्लू करने लग गया है, बात समझ से बाहर है हमारी कि है क्या चक्कर, देखना ये वेशभूषा। तो वेशभूषा में क्या है आपका, महिलाएं घाघरा पहनती हैं, घाघरा देखा भी होगा आपने, जौन सारी, और बड़े उसमें ऐसे घूम घूम के एक ही लाइन में कुछ डांस करते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। घाघरा पहनती है, और उनसे बने पैजामे को, ऊन से यहाँ एक पैजामा बनता है पर्टिकुलर, उसको क्या कहते हैं, झंगोली, कहीं कहीं मैंने पढ़ा कि झंगोली कहते हैं, और कहीं कहीं मैंने पढ़ा क्या सौंतणु, है ना, कुछ ऐसा था, सौंतणु था शायद। तो इसको बताना क्या है ये, मतलब ये बना होता है ऊन का एक पैजामा होता है, बोला ऊन का बना होता है एक पैजामा, उसको झंगोली, कहीं कहीं झंगोली लिखा था, कहीं कहीं सौंतणु लिखा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रंग बिरंगी जूतों को, ये PYQ है जो मैं आपको लिखा रही हूँ, इनके यहाँ रंग बिरंगे जूते होते हैं, रंग बिरंगी जूते, है ना।
तो इन जूतों को क्या कहा जाता है? आल। क्या कहा जाता है? इन जूतों को आल कहा जाता है। जो रंग बिरंगी जूते हैं उनको आल कहा जाता है। ये PYQ है, आपको ध्यान में रखना है ना। और ऊन की बनी टोपी को डिगुबा, जो टोपी होती है इनकी ऊन की बनी होती है उसे डिगुबा कहते हैं। तो जैसे आपसे पूछा कि आल क्या होता है इनके यहाँ, है ना, तो वो जूतों को कहते हैं। वैसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि डिगुबा क्या होता है। तो ये आपकी जो है टोपी बनी होती है। एक ढाट होता है, ये तो किसी ने मुझे बताया था। ढाट नहीं, ढाट कैसे लिखेंगे? ढाट, हमारे यहाँ तो ढाट ढीट को बोलते हैं। ढाट, तो ये बोला रुमाल होता है। देखा नहीं आपने जौन साड़ियों क्या रुमाल बांधा होता है सर पे, कपड़ा टाइप का, उसको बोलते हैं ढाट। बड़े महंगे आते हैं, बोला ये 800-900 रुपए का आता है वो छोटा सा, किसी ने मुझे बताया था ये तो। और ढाट होता है, नहीं वो ढाट तो रुमाल होता है, वो जो आपने देखा होगा डांस करते टाइम ऐसे हाथ में बांध करके ऐसे उसको हिलाते हैं, और है ना। और एक ढाटू होता है, ढाटू पता नहीं ऐसे ही लिखते होंगे। ये होता है वो सर पे बांधने वाला कपड़ा, ठीक है। तो सर पर बांधने वाला कपड़ा उसको ढाटू बोलते हैं। ढाटू, बांधने वाला कपड़ा, कपड़ा, है ना। तो जो सर पे उन्होंने बांधा रहता है उसको ढाटू बोलते हैं। और जो जो रुमाल वो हाथ में लेकर के घुमाते हैं वो हो जाता है आपका ढाट, है ना। टोपी को डिगवा, रंग बिरंगे जो जूते होते हैं उनको आल, ऊन के जो पैजामा बना होता है उसको क्या बोलते हैं? संतोणु या पैजामे या झंगोली, घाघरा तो महिलाएं पहनती है ना। चलिए अर्थव्यवस्था इनकी देख लेते हैं थोड़ी सी। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तो इनकी अर्थव्यवस्था में देखते हैं क्या क्या है ना। तो अर्थव्यवस्था में इनकी है कि कृषि पर ही, कृषि और पशुपालन, ये तो जायज सी बात है। कृषि और क्या होगा इनका? प्लस पशुपालन, है ना, पशुपालन। तो ये भी आपको एक बात याद रखनी, ये सबका ही कॉमन होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और खसास वर्ग के जो लोग होते हैं, जो मतलब हमने पढ़ा था खसास में ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो खसास लोगों के जो खेती होती है उस पर जो है हरिजन खसास खेती करते हैं, है ना। हरिजन खसास जो एक वर्ग था इनमें सामाजिक व्यवस्था में, वो क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो खेत किनके होते हैं? इनके होते हैं, मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण जिनमें रखे थे हमने, और हरिजन खसास जो है उस पर कृषि करते हैं, है ना। तो इनको एक तरीके से खसास लोग जो है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय, इनको मालिक कहा जाता है ना। आगे देखते हैं प्रमुख देवता इनके कौन कौन से हैं। तो प्रमुख देवता देख लेते हैं। मुझे लगा था अब ये शायद ऐसे नहीं करेगा। प्रमुख देवता, है ना। तो प्रमुख देवता इनमें कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं, है ना। क्या है? महासु, तो ये तो सबने ये सुना होगा, महासु। और ये आपको पता है कि ये शिव भगवान का ही एक रूप है, मतलब शिव भगवान का रूप है ना, शिव भगवान। और शिव भगवान का एक रूप है, महासु कहा जाता है ना, भगवान शिव का ही अवतार बोल सकते हैं। और इनके प्रमुख देवता हैं ये, प्रमुख देवता। आपने देखा भी होगा बहुत सुंदर सुंदर इनके टेम्पल बने हुए हैं जौनसार में। प्रमुख देवता है कौन? इनके शिव भगवान। और दूसरा अगर आप देखोगे तो इनका जो मुख्य मंदिर है, महासु का जो मुख्य मंदिर है वो हनोल में है, हनोल, हनौल में है वो, ठीक है। जो इनका मुख्य मंदिर है, जो ये इनका मतलब मेन मंदिर है जो किसका? महासु का, वो कहाँ है आपका? हनौल में है ना, हनौल में है। और इनमें कहा गया है कि ये 4 भाई हैं, जो महासु हैं वो 4 भाई हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं आपके बासिक, पबासिक, पबासिक, और आपका चालदा हो गया, और बौठा, है ना। तो ये 4 भाई हैं। इन 4 भाइयों के अलग अलग जगह पर मंदिर है। ये सब शिव भगवान के ही रूप, लेकिन जो महासु वाला रूप है शिव भगवान का, उनके ये 4 भाई हैं और सब वही हैं, मतलब सारे मंदिर शिव भगवान को ही समर्पित है ना। तो ये एक बात हो गई। जौनसार पांडवों को अपना देवता मानते हैं, तो ये भी एक बात है, मतलब जो जौनसारी लोग हैं वो पांडवों को अपना देवता मानते हैं। और पांडवों में भी स्पेशली अगर हम देखेंगे तो भीम की पूजा करते हैं ना। तो पांडवों को ये क्या करते हैं? अपना देवता मानते हैं, पांडवों को, क्योंकि ये अपने आप को, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। तो पांडवों को ये अपना देवता मानते हैं। और पांडवों में भी उसमें देखेंगे तो भीम की पूजा करते हैं पुरुषों में, और मतलब जो, और महिलाओं में मतलब कुंती की पूजा करते हैं, है ना, कुंती की पूजा।
पांडवों को तो मानते हैं, मतलब स्पेशली भीम और कुंती की पूजा करते हैं। ठीक ठीक है, ये एक बात होगी, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरकाशी के जौनसारी। जो उत्तरकाशी के जौनसारी हैं, उत्तरकाशी के, है ना, उत्तरकाशी के जौनसारी हैं, वो जो है समसू की पूजा करते हैं। तो उत्तरकाशी के जौनसारी हैं समसू। समसू किसे कहा गया? दुर्योधन, है ना। जौनसारी किसकी पूजा करते हैं? समसू। एक मंदिर भी है, और शायद ये आया भी कहीं क्वेश्चन है, समसू मतलब दुर्योधन। दुर्योधन, ये इत्तेफाक है ना। दुर्योधन तो कौरवों की तरफ से थे, लेकिन इनके यहाँ कुछ मान्यता होगी, तो दुर्योधन की पूजा करते हैं। और कौन? उत्तरकाशी के जौनसारी। तो किसकी? समसू यानी दुर्योधन। और ये शायद आया क्वेश्चन है कहीं, PYQ है ना। एक क्वेश्चन था थारू जनजाति में, मुझे याद आया कि थारू लोग जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं ना। तो क्यों मनाते हैं ये मैं देख रही थी, तो मेरे को गूगल पे मिला कि उनका मानना है कि उस दिन जो उनके पूर्वज हैं वो एक ही दिन के लिए उनके घर आते हैं, तो अगर वो मनाएंगे, हल्ला शोर शराबा करेंगे, तो पूर्वज भाग जाएंगे डर के मारे। तो इसलिए वो है शांति रखते हैं घर में, ताकि वो आसानी से आ पाए, है ना। तो हर चीज के पीछे कारण है। आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि ये लोग दुर्योधन की पूजा करते हैं क्यों? हर चीज का एक कारण होता है क्यों। है ना। इनके उसमें झाड़ फूक की एक विधि होती है ना। ये तो सबके यहाँ होता है, झाड़ फूक, हवा लग गई, ये हो गया, उसे बाइथा कहते हैं, बाइथा। ठीक है, बाइथा। नेक्स्ट पॉइंट है बाइथा। अलग अलग विधि है इनके यहाँ, बाइथा उसे कहा जाता है। शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए गणाद प्रथा का प्रयोग करते हैं। तो एक प्रथा और है इनके यहाँ, गणाद प्रथा, है ना। इसमें क्या होगा? शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए। अब ये कितना सही है कितना गलत, ये मुझे भी नहीं पता। हानि पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गणाद पहुंचाने के लिए, है ना। किसका प्रथा करते हैं? गणाद। और झाड़ फूक में क्या है? बाइथा। झाड़ फूक वाला जो होता है उसे बाइथा कहता है। यदि किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग हो तो उसको यह लोग उल्टा विधि द्वारा ठीक करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हवा लग गई या कुछ हो गया, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर एक विधि का प्रयोग किया जाता है, उल्टा। तो उल्टा विधि से वो ठीक करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर ऐसे हवा लग गई, झाड़ू फूक लग गया, चुड़ैल चुड़ैलिनी लगी, चुड़ैल तो लगता ही नहीं है ना, चुड़ैलिनी लगती है, तो उल्टा विधि से वो ठीक कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है ना, उल्टा विधि द्वारा ये ठीक करते हैं। मतलब किसी ने किसी के ऊपर तांत्रिक विद्या हम लोग मानते हैं, तो पता नहीं ये कितना हद तक सही है या गलत है, लेकिन ये करते हैं, ठीक करते हैं ना। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि धर्म, राजनीति और प्यार वो सबको ही अपने पसंद होता है, अपने वाला ही अच्छा लगता है, चाहे वो कैसा भी हो, है ना। पार्टियों को अपनी ही पार्टी पसंद आती है। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो तो आपको वही पार्टी समझ आएगी। आप किसी से प्यार करते हो तो आपको अपना ही प्यार, चाहे वो उसमें कितनी कचाइन है वो, तभी भी आपको वही समझ आएगा। और धर्म आपको अपना वाला ही पसंद आता है ना। बहुत कम लोग होंगे जो सारे धर्म को मतलब अच्छा मानेंगे, या सारी पार्टियों से प्यार करेंगे, या फिर सारे सारे के प्यार से तो प्यार आप कर ही नहीं सकते, फिर आपका क्या हाल होगा वो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। खैर, एक बात होगी। और बीमारी को दूर करने के लिए ओझा विधि का प्रयोग करते हैं। तो बीमारी अगर किसी को हो गई तो ये ओझा विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। ओझा विधि, ये मैं जो लिख रही हूँ, मतलब जैसे ओझा हो गया, उल्टा हो गया, इनमें भी देखना अगर मतलब शब्दों से थोड़े उल्टे पुल्टे ना लिख दो मैं, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और क्या क्या है इनमें, है ना। चलिए, एक है इनके यहाँ, अगर हम देखेंगे यहीं पर, मैं अगर आपको लिखा दूं, राजनीतिक व्यवस्था में लिखा देती हूँ इनकी, फिर एक आज के लिए बहुत हो गया। राजनीतिक व्यवस्था देखिए, इनकी पंचायत होती है एक, जैसे थारुओं की पंचायत को विरादरी कहते हैं, वैसे ही इनकी राजनीतिक जो व्यवस्था है, इसमें पंचायत को मतलब पंचायतों को खुमरी बोलते हैं, खुमरी, खुमरी, ठीक है, खुमरी, खुमरी बोलते हैं पंचायतों को। और पंचायत समिति इनमें पाई जाती है, जिसका मुखिया यानी कि खुमरी इसको किसको बोल रहे हैं? पंचायत को। और जो पंचायत का मुखिया होता है उसे सयाना बोलते हैं,
सयाना तो परिवार का मुखिया, पंचायत का मुखिया सयाना हो सकता है, इसको भी बताना सयाना और सयाना सही है या गलत है ना। और दूसरा पॉइंट है भाई, इनकी पंचायत बैठती है, पंचायत तो आपको पता ही है क्योंकि इनके पास कितनी है 29 खते हैं और कितने 358 इनके पास गांव है, तो भाई इनके लिए भी क्या है पंचायत बैठती होगी इन सबका सुलटाने के लिए मामला है ना। एक बात हो गई, 2 बार कर दिया, 2 बार ही उसने कचाइन मचाया है। आगे देखते हैं प्रत्येक परिवार का सदस्य, ये अच्छी चीज लगी मुझे इनके यहाँ कि जो एक खुमरी होती है, जो पंचायत बनती है, इसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य रहता ही है ना। तो प्रत्येक परिवार का सदस्य रहता है ताकि सबको साथ एक, किसी को ये न लगे कि उसके साथ मतलब ठीक ढंग से न्याय नहीं हो रहा है। तो खुमरी में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होता है ना। खुमरी के ऊपर ही और ऊपर, यहाँ तो पूरे परिवार के सदस्य हो गया, इसके ऊपर होती है खत खुमरी। खत खुमरी मतलब खुमरी के ऊपर ही क्या होता है खत खुमरी होता है। और खत खुमरी में भी क्या हो जाता है होती है इसका मुखिया खत सयाना होता है। जैसे खुमरी का तो खाली सयाना होता है, इसका खत सयाना होता है। क्या खत सयाना जो है इसका मुखिया होता है, किसका खत खुमरी का। ठीक है, तो खत खुमरी का सयाना किसे हो गया, आसान है याद रखना। और जो 2 या 2 से अधिक गांव हैं उनमें माल गुजारी के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको खुमरी वगैरह को प्रयोग किया जाता है। समाधान के लिए खत खुमरी बनाई जाती है। मतलब अगर 2 गांव, जैसे ऐसे ही होगा शायद 2 गांव है, एक 1 नंबर का एक B नंबर का, इन गांवों के बीच माल गुजारी हो रही है, उसमें किसी तरीके का डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को सलटाने के लिए है ना, उस डिस्प्यूट को सलटाने के लिए फिर किसका मतलब खत खुमरी का यूज किया जाता होगा है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होते हैं। और आगे इसमें एक और चीज है कि इनके भी पंचायतों के प्रकार होते हैं। मैं यही लिख लेती हूँ यहीं पे कितने प्रकार है ना, ताकि आपको दिख पाए। तो देखिए इनके जो पंचायत है उसके 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं इनकी पंचायत के। तो पहला प्रकार जो है वो है आपके गांव की खुमरी। तो हमने पढ़ ही लिया गांव की खुमरी पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा खत की खुमरी, खत की खुमरी, होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। तीसरा हो जाएगा इनमें अंतर खतिया, अंतर खतिया खुमरी है ना। चौथा हो जाएगा आपका अंतर ग्रामीण, अंतर ग्रामीण खुमरी। और 5वां हो जाएगा इनमें क्षेत्रीय खुमरी। ओहो, क्षेत्रीय खुमरी, ठीक है, क्षेत्रीय खुमरी। तो ये 5 प्रकार हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। शुरू के तो इजी है, गांव खत, अंतर, अंतर खतिया और अंतर ग्रामीण है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मतलब मान लो आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, तो आप जो है इस खुमरी में अपना केस दर्ज करवा सकते हो। केस दर्ज करवाने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है जिसे नालस कहा जाता है। ठीक है, कुछ शुल्क देना पड़ता है केस दर्ज कराने के लिए। तो यही लिख लेते हैं केस दर्ज, मतलब जैसे आप कोर्ट वगैरह में करते हो तो वैसे यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, नालस। तो ये एक बात हो गई, नालस इसे कहा जाता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा हो गया। एक दिन अभी और थारू चलेगा, सॉरी थारू तो हमने पढ़ लिया, जौनसारी थोड़ी सी एक दिन और लंबी इसकी वीडियो बनेगी, थोड़ी सी लंबी है ये जनजातियां। एक और इसका पार्ट बनाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारी प्रथाएं वगैरह इनमें छूट गई हैं। कुछ फेमस पर्सनैलिटी जो जौनसार की हैं, जैसे वीर चंद सिंह केसरी हो गया, प्रथम कवि कौन थे, इस टाइप से कुछ रह जाते हैं, तो उनको भी मैं एक दूसरी वीडियो में बना दूंगी, इसका पार्ट 2। या यहाँ तक आपको अगर ज्यादा पता है इनके बारे में, जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ के लोकल हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो बता सकते हैं कि इसमें ये चीजें और हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, ताकि मुझे भी पता चले। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अगर आपको चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, कर ही सकते नहीं, आप करते ही हैं, आप साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।